इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक हब है और आज की डेट में इंडिया पूरी दुनिया का टेक ब्रेन सेंटर बना हुआ है। यूएस की बहुत सारे ऐसे टॉप कंपनी हैं जिस पे इंडियंस जो बड़े पोजीशन है उसको होल्ड करता है। इतना ही नहीं बल्कि यूएस की जितनी भी टेक कंपनियां हैं, मोस्ट ऑफ कंपनी का जो वर्क है, जो आउटसोर्स होता है, वो इंडियन ही करती हैं इंडिया में बैठकर। लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेक का है उसको हैंडल करने के बाद भी इंडिया का जो टेक है वो उतना हाईलाइट नहीं होता और न ही हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में लोगों के लिए यूजफुल हो। हम दूसरे के प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं और उसको ग्रोथ करने में उस कंपनी का हेल्प करते हैं। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के अपॉर्चुनिटी के, चैलेंजेस के और कैसे इंडिया नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बना सकता है उसके बारे में। 2025 के डाटा के मुताबिक 4.4 मिलियन इंडियन इंजीनियर्स यूएस में काम कर रहे हैं और जिसमें बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो यूएस की टॉप कंपनी में बड़े पोस्ट को होल्ड करता है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और अमेजोन में। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी दुनिया में इंडिया को टेक सुपर पावर के काउंट में नहीं देखता। क्यों? चलिए समझते हैं। इंडिया ने आज तक कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं बनाया जिसे वर्ल्ड लेवल पे इस्तेमाल किया गया हो या फिर पूरी दुनिया में उस एप्लीकेशन का यूज हो रहा हो। अभी के टाइम पे सोशल मीडिया का टाइम है और बहुत सारा सोशल मीडिया अलग अलग तरीके का चल रहा है, जैसे ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, स्नैपचैट और इंस्टा, इस तरीके के सोशल मीडिया चल रहा है। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसा एप्लीकेशन अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ जो वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग कंट्रियां उसे यूज कर रहा हो। और यही कारण है कि इंडिया का जो टेक है वो एज ए सुपर पावर हाईलाइट नहीं होता। हम दूसरे के बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करने में एक्सपर्ट है, लेकिन खुद का कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया कि वो दुनिया में हमारे काम को हाईलाइट कर सके। और यही कारण है कि इंडिया का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक हब होने के बाद भी उसे एज ए टेक हब कंसिडर नहीं किया जाता। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया कैसे अपने आप को दुनिया का नंबर 1 टेक सुपर पावर बना सकता है। इंडिया को अपने आप को दुनिया का नंबर 1 टेक सुपर पावर बनाने के लिए अपने आसपास की चीजों से थोड़ी सीखनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ चाइना का। चाइना आज पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बना बैठा है और आज उसके पास मिलियन ऑफ डॉलर एज रिजर्व पड़ा हुआ है। ये अचानक नहीं हुआ। चाइना ने अपनी अच्छे पॉलिसी और अपने अच्छे प्लानिंग के तहत ही ये चीज़ों को अचीव कर पाया है। अगर आज के डेट में चाइना अपने यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देता है, आज के डेट में अगर चाइना अपने यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे कंट्री में भेजना बंद कर देता है, तो बहुत सारा ऐसा कंट्री है जिस पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और चाइना का यही पावर है, मैन्युफैक्चरिंग पावर ही है कि चाइना आज यूएस को भी आंख दिखाने से पीछे नहीं हटता। और उसका नतीजा हमने अभी हाल ही में देखा था टैरिफ वॉर के टाइम। जब यूएस ने टैरिफ लगाया था तो चाइना ने भी उस पर टैरिफ लगाया था। अब सवाल ये होता है कि चाइना ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब करने का जो प्रोसेस है कैसे अचीव किया होगा। चाइना ने अपने यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 1980 में करना शुरू किया था, लेकिन उसकी इस पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेनिफिट है वो 2005 से मिलना शुरू हुआ, जब पूरी दुनिया जिनमें डेवलप कंट्री है अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बंद करना शुरू किया। यानी कि डेवलप कंट्री नहीं चाहता था कि उसके यहाँ किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो। और इस अपॉर्चुनिटी को ऑब्जर्व किया चाइना ने और चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उसका काम था कि पूरी दुनिया में उन कंट्रियों को टारगेट करना जो अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को हटा रहा है या फिर अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग का स्पेस ढूंढ रहा है।
और इसके लिए चाइना ने अपने यहाँ उसे मैन्युफैक्चरिंग का स्पेस दिया, न सिर्फ स्पेस दिया बल्कि अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाए, जिससे बहुत सारी कंट्री का जो डेवलप कंट्री था उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी थी वो चाइना शिफ्ट हो गया। और उसी के साथ चाइना को मिला बहुत सारा कंपनी का इन्वेस्टमेंट, और चाइना ने इसके लिए भी बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई, जिसमें शामिल था चीप लेबर, गवर्नमेंट सपोर्ट, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी। ये सारी चीजें मिलकर चाइना को पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। और आज के डेट में अगर चाइना चाहे तो दुनिया का टेक सप्लाई बंद कर सकता है, क्योंकि हम जितने भी इक्विपमेंट यूज करते हैं टेक में, उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई ऐसा डिवाइस होगा, ऐसा कंपोनेंट होगा जो मेड इन चाइना होगा। इसके अलावा चाइना चिप बनाता है जो किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वो चाइना ही सप्लाई करता है मैक्सिमम कंट्री में। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया को भी अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट कर लेना चाहिए जैसा चाइना ने किया था, क्योंकि इंडिया की आबादी भी उतनी ही है जितना चाइना की थी उस समय। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना ही नहीं है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक हब कंट्री है। तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं बल्कि टेक और सर्विस पे फोकस करना चाहिए, और दुनिया का टेक सर्विस प्रोवाइडर में नंबर 1 बनना है। इसलिए इंडिया को भी चाइना से उन चीज़ों का सीख लेना चाहिए जो चाइना ने उस समय किया था, जैसे चीप लेबर प्रोवाइड करना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, गवर्नमेंट का सपोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये होगा कैसे। अभी कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे बहुत साल पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेवलप कंट्री कर रहा था, और जिस अपॉर्चुनिटी को चाइना ने अपना हथियार बनाया था, आज कुछ वैसा ही हो रहा है। आज यूएस द्वारा लगाया गया टैरिफ न कि सिर्फ गुड पे बल्कि सर्विस पे भी लगा दिया गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ की जॉब को भी प्रॉब्लम है आईटी में, उतना ही प्रॉब्लम वहाँ की कंपनियों को भी फेस करना पड़ रहा है, जिसके ना होने से उसके काम का जो कॉस्ट था वो कम होता था। अपनी चीज़ों को आउटसोर्स करने से वो कॉस्ट फिर से बढ़ गया है, यानी कि यूएस में रहकर अगर वो कुछ डेवलप करता है तो उसे उसके लिए 25% एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा, यानी कि बैठे बिठाए जो उसका डेवलपमेंट कॉस्ट था वो बढ़ गया। और इस तरीके से यूएस द्वारा वहाँ के कंपनी पे आउटसोर्स करने पे जो टैक्स लगाया गया है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया को अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, जैसा चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे किया था। क्योंकि अगर आप यूएस को ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूएस को अमेरिका को द ग्रेट अमेरिका बनाने में अमेरिकन से कहीं ज़्यादा हाथ बाहर से आने वाले लोग हैं। लेकिन इसमें अमेरिका की जो बेस्ट चीज़ें थी वो ये था कि उसने बाहर से आने वाले बेस्ट माइंड को सपोर्ट किया। उसकी पॉलिसी ऐसी थी कि वो उन लोगों को इस्टेब्लिश होने में मदद किया, और साथ ही R&D से लेकर उसे ग्रोथ करने में जो चीज़ें चाहिए वो अमेरिका ने सपोर्ट किया। और यही कारण है कि अमेरिका द ग्रेट अमेरिका बन पाया। और ये अपॉर्चुनिटी कोई भी देश अगर दे तो वो देश भी आगे बढ़ सकता है और एक दिन सुपर पावर बन सकता है। और इसके लिए इंडिया को अपने यहाँ एक स्मार्ट पॉलिसी बनाना चाहिए, जिससे इंडिया आने वाले समय में नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बन सकता है। इंडिया में मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद ये सारे टेक हब बनता जा रहा है। हमें ज़रूरत है इसे और मॉडिफाई करने की और इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्टअप्स को यहाँ बुलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको डेवलप करने की। और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया को ये 5 चीज़ें करनी चाहिए। इंडिया में जो इंडियन स्टार्टअप्स है और जो बाहर के स्टार्टअप को यहाँ पे इनवाइट किया जाए, ऐसे स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी बनाया जाए जैसे चाइना ने किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर और R&D जैसी चीज़ों को इम्प्रूव करना, टैलेंट एक्सपोर्ट्स के साथ साथ टैलेंट रिटेंशन पे भी फोकस करना, स्टार्टअप फंडिंग और मेंटरशिप इकोसिस्टम को डेवलप करना,
ग्लोबल आईटी कंपनी के लिए इंडियन टेक जोन क्रिएट करना। इस तरीके से न सिर्फ हम अपने यहाँ इंडिया का जो टेक है, जो स्टार्टअप्स है, उसको ग्रो कर पाएंगे, बल्कि हम बाहर से भी जो स्टार्टअप्स हैं जिसको कॉस्ट की प्रॉब्लम है, उसको हम इंडिया में इनवाइट कर सकते हैं। ज़रूरत है हमें अच्छी पॉलिसी की और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमें ज़रूरत है उन स्टार्टअप्स को ये भरोसा दिलाने की कि वो अगर इंडिया में आकर काम करती हैं तो उसे हम कितनी सारी सुविधा देने वाले हैं और उसका कॉस्ट कटिंग कितना कम हो सकता है और वो कितनी तेजी से अपने आप को ग्रो कर सकता है। ये यूएस द्वारा जो अभी इंडिया के साथ किया जा रहा है वो न सिर्फ इंडिया के लिए बैड न्यूज है, बल्कि इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। और अगर इंडिया सही तरीके से इस पे काम करे तो आने वाले समय में इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा सकता है, जैसे किसी टाइम में चाइना ने उठाया था मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर। हम ऑलरेडी आईटी हब हैं और दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट टेक सुपर पावर है। हम दुनिया में बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अगर हम इस पे फोकस करें तो आने वाले समय में हम नंबर 1 टेक हब बन सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा कि जो लोग यहाँ से यूएस जाते हैं या इंडिया में काम करते हैं वो दूसरे के एप्लीकेशन को संभालने, दूसरी के कंपनी को हैंडल करने में एक्सपर्ट है, अपने यहाँ अपनी कुछ भी डेवलप नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत है। इंडियन अपने लिए भी बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकता है और कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यूएस में रहने वाले कंपनी को जो सपोर्ट मिलता है वो इंडिया में रहने वाले स्टार्टअप को सपोर्ट नहीं मिलता। और अगर वो पॉलिसी इंडियन के लिए और साथ ही यूएस से आने वाले स्टार्टअप्स के लिए बनाया जाए तो हम भी बहुत जल्द बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं जो दुनिया के लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल पे लोगों को यूज के लिए होगा। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो इंडियंस ने भी इंडिया में डेवलप किया था, बट वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि प्रॉब्लम तो उसकी पॉलिसी की और फंडिंग की, जो इशू यूएस में नहीं होता। और अगर ये इशू रिजॉल्व कर दिया जाए तो इंडिया भी इस तरीके के एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको याद होगा कि फेसबुक का एक अल्टरनेटिव बना था इंडिया में जिसको फ्रेंड बुक बोलते हैं। अगर ट्विटर की अल्टरनेटिव बात करें तो कू उसका ही अल्टरनेटिव है। व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव हाइक बना था। अभी हाल में ही एक और डिस्कशन है, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है उसका अल्टरनेटिव जो हो दे रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बहुत साल पहले हमारे देश में जो हॉटमेल है वो बनाने वाला भी इंडियन था। तो ऐसा कहना है कि इंडियन कुछ नहीं कर सकता, कुछ नया एप्लीकेशन नहीं बना सकता, ये टोटली गलत है। ये सारे एप्लीकेशन यहाँ के टैलेंट द्वारा ही बनाया गया था। और अभी हाल ही में हमारे एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया है जिससे टाइम को भी फ्रीज किया जा सकता है। तो टैलेंट हमारे यहाँ बहुत है, हमें उसके सही पॉलिसी और सही सपोर्ट के साथ अगर यूटिलाइज करें तो हम दुनिया में टेक सुपर पावर बन सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि सही पॉलिसी और सही सपोर्ट की वजह से इंडिया आने वाले समय में दुनिया का नंबर 1 टेक सुपर पावर बन सकता है? तो कमेंट करिए इंडिया टेक सुपर पावर।